हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर्ड। सबसे पहले है हमारे पास एक्टिविटी 6.1। इसके अंदर उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आप एक पॉटेड प्लांट लो जिसकी वेरीगेटेड लीव्स है। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ पोर्शन येलो है, कुछ पोर्शन ग्रीन है, जैसे मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। अब हमने इस प्लांट को डार्क रूम में रखना है 3 डेज के लिए, तो हमने सबसे पहले प्लांट लिया जिसके वेरीगेटेड लीव्स थे। फिर हमने उस प्लांट को रख दिया डार्क रूम में। हमने उसको डार्क रूम में इसलिए रखा है ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो पाए। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकेगा, एंड सेकेंडरी जो उसका खाना पहले से बना हुआ वो यूज्ड अप हो जाएगा। तो जो भी प्लांट ने पहले से स्टार्च बनाया वो सारा यूज्ड अप हो जाएगा। अब हमने इस प्लांट को सनलाइट में रख देना फॉर 6 आवर्स ताकि वो फ्रेश फूड बनाए, अब जितना जितना भी उसने बनाना है। अब हमने उसको रख दिया सनलाइट के अंदर 6 आवर्स के लिए। डार्क रूम में हमने रखा था उसको 3 डेज के लिए। अब हमने इस प्लांट में से एक लीफ को तोड़ा, एंड उस लीफ को तोड़ के हमने ट्रेस कर ली वो वाले एरियाज जो ग्रीन थे। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, जो भी एरियाज ग्रीन थे हमने उसको ट्रेस कर लिया, मतलब जहां जहां पर फ्रेशली क्लोरोफिल बना उस एरिया को हमने ग्रीन कर लिया। अब हमने इस लीफ को डाला बॉइलिंग वाटर के अंदर। फिर हमने इसको डाला अल्कोहल के अंदर। हमारे पास यहाँ पे 70% अल्कोहल होता है, जिसमें 70% अल्कोहल हो। तो सनलाइट में रखने के बाद, ट्रेस करने के बाद हमने उसको डाला बॉइलिंग वाटर में, एंड देन हमने उसमें उसको डाला है अल्कोहल के अंदर। अब हमसे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा होगा कि कलर ऑफ लीफ को क्या होगा और सोल्यूशन का कलर क्या होगा। देखो, जब हम उसको बॉईल करते रहते हैं, अल्कोहल में भी हम उसको बॉईल करते हैं, तो जो लीफ है वो कलरलेस हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ का आंसर आ जाएगा लीफ बिकम कलरलेस। और सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? जो अब सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कौन डिजोल्व है? क्लोरोफिल। तो सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल डिजोल्व है उसके अंदर। फिर हमने इस लीफ को रिंस ऑफ करके हमने इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला। हमने क्लोरोफिल को खत्म किया है। जहां जहां पर क्लोरोफिल था, यानी इस पार्ट पे क्लोरोफिल, तो इस पार्ट में स्टार्च बना होगा। इस पार्ट पे हमारे पास स्टार्च बना था। तो हमने जब इसको इस लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला, हम देख रहे हैं कि जिस जिस पार्ट के बीच जिस जिस पार्ट में भी क्लोरोफिल था वो पार्ट ब्लू ब्लैक हो गया। तो हमें ये चीज पता लगी कि स्टार्च है हमारे पास। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम लीफ को ऑब्जर्व करते हैं और ट्रेस करते हैं, तो हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो ब्लू कलर है या ब्लू ब्लैक कलर है वो सिर्फ वही है जहां पर ग्रीन कलर था। तो ब्लू कलर इन प्लेस ऑफ ग्रीन कलर। जहां जहां पर क्लोरोफिल थी वहीं वहीं पर स्टार्च बना है, तभी वो ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है आयोडीन के साथ। और जहां पर स्टार्च नहीं है वो वाला पार्ट क्या है? कलरलेस। जो कलरलेस पार्ट है हमारे पास वो स्टार्च को शो नहीं कर रहा। तो इस पूरी एक्टिविटी पे हमने प्रूव कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी का मतलब है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट chlorophyll is essential for photosynthesis। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 6.2। अब देखो, इस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने बोला है कि हमने दो हेल्दी प्लांट्स लेने हैं। हमने यहाँ पर दो प्लांट्स ले लिए, हमने इनको डार्क रूम में रखा 3 डेज के लिए। हम किसी भी प्लांट को डार्क रूम में इसलिए रखते हैं ताकि जो भी उसका पहले से बना हुआ मटेरियल है, स्टार्च है, वो सब यूज अप हो जाए। फिर पुराने वाला सारा मटेरियल यूज अप हो गया। अब हमने क्या करा, अब हमने इस प्लांट को उठा के इसके साथ एक ग्लास प्लेट लगाई हुई है। यहाँ पर हमने रखा हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, हमने इस सोल्यूशन के इसके अंदर डाला हुआ, इस पेट्री डिश के अंदर डाला हुआ है। KOH का काम क्या होता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो KOH एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसके बाद हमने इसको ऐसे, इसको हम बोलते हैं कि हमने दो बेल जार्स लगाए हुए हैं, हमने रखे हुए हैं। हमने इसको अच्छे से सील वगैरह करा हुआ है, और हम इस इन दोनों प्लांट्स को अब रख रहे हैं सनलाइट में। पहले हमने डार्क रूम में रखा था ताकि सारा का सारा स्टार्च कंज्यूम हो जाए। अब हमने इसको रखा सनलाइट में। जैसे हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो फ्रेशली फूड प्रिपेयर होने लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि इन दोनों प्लांट्स में से एक एक लीफ तोड़ लो और उन पे चेक करो कि किसमें स्टार्च है, किसमें स्टार्च नहीं है। अगर हमने किसी भी प्लांट में ये चेक करना है किसमें स्टार्च बना या किसमें स्टार्च नहीं बना, इनडायरेक्टली हम ये प्रूव कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ। तो हमने इसमें देखो क्या चीज देखी है। हमने इसमें ये चीज देखी है कि जो जब हमने ये प्लांट ए में से लीफ डिटैच करा है तो ये स्टार्च का नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। तो ये दे रहा है नेगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। तो जो हमारे पास ए वाला है ये हमें दे रहा है नेगेटिव टेस्ट स्टार्च के लिए। यानी कि इसमें स्टार्च है ही नहीं, इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया ही नहीं। तो ये प्लांट हो गया पेल येलो कलर का। ठीक है। और जो हमारे पास ये बी वाला था ये हमें दे रहा था पॉजिटिव टेस्ट
पॉजिटिव टेस्ट हमें दे रहा था फॉर स्टार्च, यानी इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, तब जाके हमारे पास कहीं बनता है फूड, यानी ग्लूकोज, C6H12O6, साथ में O2। तो इस पूरे में हमने, इस पूरी एक्टिविटी में हमने ये प्रूव करा कि अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इस प्लांट को तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, और अगर इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, ये वाला प्रोसेस नहीं कर सकता, तो इसका फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। तो अगर लास्ट में उन्होंने पूछा होगा कि हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम इस एक्टिविटी से यही कंक्लूड करते हैं कि जो CO2 का अमाउंट है वो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। CO2 बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अमाउंट ऑफ CO2 अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये पूरी एक्टिविटी हमें दिखाती है कि पिछली वाली एक्टिविटी हमें क्या दिखा रही थी कि क्लोरोफिल चाहिए, अब ये हमें दिखा रहा है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 6.3। अब देखो इसके अंदर हमने क्या चीज वो कह रहे हैं 6.3। तो हमें वो कह रहे हैं कि हमने 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है, दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर A एंड B के अंदर हमने 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब A है, एक टेस्ट ट्यूब B है। हमने दोनों के अंदर लेना स्टार्च सोल्यूशन। यहाँ पर भी हमने स्टार्च सोल्यूशन डाला है, इसके अंदर भी हमने स्टार्च सोल्यूशन डाला है। टेस्ट ट्यूब A के अंदर हम डाल रहे हैं सलाइवा, और टेस्ट ट्यूब B के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे। हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स को 20-30 मिनट्स तक बिल्कुल नहीं छेड़ते, अनडिस्टर्ब पड़े रहने देते हैं। फिर हम दोनों के अंदर इसके बाद डालते हैं आयोडीन। तो हमें इन दोनों के अंदर डालना है आयोडीन सोल्यूशन। तो वो कह रहे हैं कि हमें किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज, हमें पता है कि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो हमें ये देखना है कि हमें किस टेस्ट ट्यूब में ऑब्जर्व होगा कलर चेंज। तो हमें जो कलर चेंज है ना, इन विच टेस्ट ट्यूब यू ऑब्जर्व कलर चेंज, टेस्ट ट्यूब B। टेस्ट ट्यूब A जिसमें हमने सलाइवा डाला था उसमें कलर चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि ये कह सकते हैं कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसके अंदर स्टार्च ही नहीं है। तो हमें इससे क्या पता लगता है, हमें इससे ये पता लगता है कि जो टेस्ट ट्यूब A है ना, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जो टेस्ट ट्यूब A है डज नॉट कंटेन स्टार्च एंड टेस्ट ट्यूब B कंटेन स्टार्च। ये हमें क्या प्रूव कर रहा है, ये देखो हमारे पास जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को डिजेस्ट करना। वो स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज के अंदर, जो कि एक शुगर होता है। माल्टोज बाद में ग्लूकोज में टूट जाता है, तो स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज तोड़ देता है माल्टोज के अंदर। यानी कि जब टेस्ट ट्यूब A की बात थी जिसमें हमने स्टार्च और सलाइवा डाल दिया, सलाइवा ने सारा स्टार्च खत्म कर दिया, अब इसमें स्टार्च ही नहीं है, इसीलिए आयोडीन ने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। तो हम इस एक्टिविटी में एक्शन ऑफ सलाइवा देख रहे हैं ऑन स्टार्च, डाइजेस्ट कर देता है, एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। अगर हम कोई भी स्टार्च वाली चीज खाएंगे तो हमारा सलाइवा उसको डाइजेस्ट कर देगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 6.4। अब इस एक्टिविटी में उन्होंने हमें बोला हुआ कि हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। लाइम वाटर हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड US2। हमने दोनों में एयर को ब्लो करना है, और हमें ये देखना है, हमें पता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जो कि मिल्की होता है। हमें ये देखना है कि कितना टाइम लगता है लाइम वाटर को मिल्की होने के लिए। एक में हमने यूज किया एक एयर पंप, इसको ये पिचकारी या एयर पंप हमने यूज किया है, जो कि फ्रेश एयर जो कि फ्रेश एयर को डालेगा लाइम वाटर के अंदर। दूसरे में हम ये जो टेस्ट है इसके अंदर हम खुद एक्सेल कर रहे हैं, हम अपनी जो हमारी बॉडी से एयर बाहर निकली वो लाइम वाटर के अंदर डाल रहे हैं। अब हम ये देखेंगे किसमें ज्यादा देर लगेगी। हम ये देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ये बी है, टेस्ट ट्यूब ये ए है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बी है वो बहुत जल्दी मिल्की हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बी है टर्न्स मिल्की, जो टेस्ट ट्यूब बी है हमारे पास वो टर्न्स मिल्की क्विकली। टेस्ट ट्यूब बी बहुत जल्दी मिल्की हो जाती है, और जो टेस्ट ट्यूब ए है वो टाइम लेती है। हम ये लॉन्ग टाइम लेती है और ये शॉर्ट टाइम लेती है, या हम ये कह सकते हैं क्विकली होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, इससे हमें ये चीज प्रूव हो जाती है कि जो भी हम एक्सेल करते हैं एयर, जो हमारी एक्सेल्ड एयर है उसके अंदर CO2 की अमाउंट बहुत ज्यादा है। जो फ्रेश एयर है उसके अंदर CO2 की अमाउंट कम है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो जो हमने यदि एक्सेल्ड एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या है ज्यादा।
तो इस एक्टिविटी ने प्रूव कर दिया कि जो हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एयर ब्रीथ आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 6.5 की। इसके अंदर हमने फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन लेना है और उसके अंदर हमने डाल देना है यीस्ट। तो देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसके अंदर हम यीस्ट सोल्यूशन डालते हैं फ्रूट जूस के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फ्रूट जूस है और साथ में हमारे पास इसके अंदर यीस्ट सोल्यूशन है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है एक कॉर्क, जिसके बीच में होल है थोड़ा सा, ताकि हम इसके बीच में से कोई भी ऐसे ट्यूब या जो हमारे पास पाइप है उसको हम बाहर निकाल सके। इस तरीके से हमने एक अपरेटस बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने एक और टेस्ट ट्यूब लगा दी है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हमारे पास है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला सोल्यूशन, और ये पाइप इसके अंदर जा रही है। अब उन्होंने बोला हुआ है कि हमने एक बेंट ग्लास ट्यूब ले ली, तो ये हमारे पास होगी बेंट ग्लास ट्यूब, जिसको हमने डाला हुआ लाइम वाटर के अंदर। कह लाइम वाटर में क्या चेंज आएगा, कितनी देर में आएगा, और इससे हमें फर्मेंटेशन के बारे में क्या पता लगता है। पहली चीज तो हमारे पास ये है कि जो लाइम वाटर है, जो यहाँ पे मतलब फ्रूट जूस के बीच में जब हमने यीस्ट डाला तो ये लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, तो क्या चेंज आएगा, लाइम वाटर हो जाएगा मिल्की। अब हमारे पास ये चीज आ जाती है कि ऐसा हुआ क्यों। हमें पहले तो बबल्स भी दिखाई देंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर CO2 और अल्कोहल बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट डज दिस टेल अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, कि जब भी फर्मेंटेशन होगी जूस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, यीस्ट। यीस्ट क्या कॉज करता है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के अंदर हमारे पास बनेगा CO2 एंड अल्कोहल। हमें अल्कोहल की स्मेल आएगी, उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे अल्कोहल भी है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एक्सप्लेन कर रहा है। ये बिना ऑक्सीजन के हो जाता है, ये लेस ऑक्सीजन में हो जाता है या बिना ऑक्सीजन के हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 6.6। इसके अंदर हमने देखना है कि हम कुछ फिशेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्वेरियम के अंदर। हम देख रहे हैं कि जो फिश है वो अपना माउथ बार बार खोल रही है और बंद कर रही है, और इसके अलावा फिश ब्रीथ करती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो गिल्स के ऊपर भी कवर होता है जिसको हम बोलते हैं अपर्कुलम, उसको भी वो ओपन एंड क्लोज कर रही है। हम देखिए कितना टाइम लग रहा है, फिश अपना माउथ कितनी बार खोल रही है, और हम कैसे ब्रीथिंग करते हैं और फिश में कैसे डिफरेंस है वो हमने नोटिस करना है। सबसे पहले हम ब्रीथ करते हैं 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये हमारा ब्रीदिंग रेट होता है, इस चीज को हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। अब हम फिश की बात करते हैं। जो फिश होती है वो ब्रीथ करने के लिए अपने माउथ के थ्रू वाटर अंदर लेके जाती है और गिल्स के थ्रू वाटर बाहर निकालती है। हम थोड़ा सा समझ भी सकते हैं इसको। ये देखो, ये मान लो हमारे पास एक फिश है। अब यहाँ पर हमारे पास ओपर्कुलम होता है, यहाँ पर हमारे पास ओपर्कुलम होता है। ये देखो, ये फिश का माउथ ओपन है और ये जो ओपर्कुलम है ये क्लोज है। अगर हम वैसे बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फिश का माउथ है वो क्लोज हो और जिसको अपर्कुलम हो वो ओपन। अपर्कुलम ओपन, अपर्कुलम होता है जो गिल्स का कवर वगैरह होता है, और जिसका माउथ है वो क्लोज है। हमने इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करा कि हमने ना एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या करा कि हमने फिश के माउथ के पास रख दिया। तो सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट ले लो। पोटेशियम परमैंगनेट हमने ले लिया, पर्पल पिंक कलर का होता है। तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट लेकर फिश के माउथ के पास रख दिया। जब हमने उसको फिश के माउथ के पास रखा, मान लो यहाँ पे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट रख दिया, तो अब क्या हुआ कि फिश जो ओपर्कुलम है ना उससे क्लोज ओपर्कुलम है, अब यहाँ पर ओपन हो गया, इससे कलर्ड वाटर बाहर आया। यानी हमें पता लगा कि फिश माउथ से पानी अंदर लेके गई है और गिल्स से वो बाहर निकाल रही है वाटर को कॉन्टिन्यूसली। ये चीज हमें पता लग गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग के टाइम पर फिश अपना माउथ ओपन एंड क्लोज करती है और गिल स्लिट्स को भी ओपन एंड क्लोज करती है ना, कोऑर्डिनेटेड मैनर, कि अगर माउथ खुला है गिल स्लिट क्लोज है, फिर माउथ बंद करेगी पानी सारा बाहर निकाल देगी गिल्स के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, ड्यूरिंग ब्रीदिंग fishes open and close their mouth, open and close their mouth and gill slits in a coordinated manner. Open their mouth and gill slits in a coordinated manner. अब कितनी बार ये तो डिपेंड करेगा कौन सी फिश है, कौन सी टाइप ऑफ फिश है। जैसे अभी तुमने गोल्ड फिश के बारे में सुना होगा, तो गोल्ड फिश तो बहुत ज्यादा 100 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर लेती है। तो ये तो डिपेंड करेगा ऑन साइज एंड टाइप ऑफ फिश, ऐसा कुछ पक्का नहीं है। इसके बाद हम इसके अंदर ये चीज जरूर कह सकते हैं कि जो हमारे पास नेचर में ऑक्सीजन है वो ज्यादा है।
तो the amount of oxygen in water is less than in air. तो मतलब ये कह सकते हैं कि फिशेस को ऑक्सीजन कम मिलती है इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा है। तो ब्रीदिंग रेट जो है वो फिशेस का ज्यादा है, ब्रीदिंग रेट ऑफ फिशेस इज मोर, क्योंकि बेचारों के पास ऑक्सीजन कम है तो ब्रीदिंग रेट उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 6.5। अब इस एक्टिविटी में बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर सेंटर में जाओ इन योर लोकेलिटी और चेक करो कि नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कितना कितना होता है और क्या अडल्ट के लिए सबके लिए सेम होता है ये या अलग होता है। तो देखो सेम तो नहीं होता, तो ये इसका तो आंसर नो ही है। अब कितना होता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैन के अंदर होता है 14 to 17 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन रेट। हमारे पास ब्लड में आरबीसी होते हैं, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन जिसका अमाउंट हम चेक कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो उतना ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में जाएगा। विमेन के अंदर इसका लेवल होता है 12 to 15 ग्राम पर 100 ml और चिल्ड्रन के अंदर होता है 11 to 16 ग्राम पर 100 ml। चिल्ड्रन के अंदर होता है, तो अलग अलग होता है सबके अंदर। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है कि तुम वेटरनरी क्लिनिक में जाओ और देखो कि एनिमल्स लाइक बफलो और काऊ में क्या सीन है या कैसे है, और उन काव्स में मेल फीमेल में कैसा कैसा रहता है। तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि उनके अंदर भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, उनके अंदर भी 10.4 to 16.4 पर 100 ml होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो गाय के बच्चे होते हैं, काव्स होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है काव्स में ज्यादा होता है देन एडल्ट्स। इसके बाद उन्होंने हमें पूछा हुआ है कि क्या डिफरेंस देखेंगे। हमने यही देखा कि देखो मैन के अंदर 17 ग्राम तक जा रहा है और यहाँ पर 16.4, तो हम फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर एनिमल्स से तो ज्यादा ही होता है हीमोग्लोबिन कंटेंट। और इसको हम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो एचपी होता है वो O2 के साथ कंबाइन कर जाता है, एचबीओ2 बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हम इसको यही कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए क्योंकि उनको बायोलॉजिकल वर्क ज्यादा करना है। ह्यूमन बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन टू डू वेरियस बायोलॉजिकल वर्क्स। इसके बाद हमारी लास्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.8। अब इसके अंदर देखो उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आप दो पॉटेड प्लांट्स लो इक्वल साइज के और उनमें सेम अमाउंट ऑफ सॉइल भी होनी चाहिए और एक के बीच में प्लांट होना चाहिए, एक के बीच में हम उसको कोई भी स्टिक रख सकते हैं। तो हम बेसिक सा बना ही लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्लांट है, यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर अच्छा खासा प्लांट है मान लो, और जो हमारे पास एक प्लांट है उसके अंदर हमने एक स्टिक रखी हुई है, जस्ट सिर्फ एक स्टिक रखी हुई है। अब हमने इन दोनों प्लांट्स को मतलब सॉइल से कवर किया हुआ और इनके बाहर हमने क्या करा है, हमने एक प्लास्टिक शीट लगा दी। यहाँ पर भी हमने एक प्लास्टिक शीट लगाई हुई है, यहाँ पर भी हमने एक प्लास्टिक शीट लगाई। ये हमने इसलिए लगाई है ताकि जो मॉइस्चर है वो बाहर ना जा सके, मॉइस्चर डज नॉट एस्केप, कि ये ना हो कि पानी उड़ता रहे। अब हमने उसको रखा ही रखा, तो हम वो कह रहे हैं कि क्या डिफरेंस देखेंगे। हम ये देखेंगे जिसमें जिसमें हमने प्लांट रखा हुआ है ना वहां पर थोड़ी वाटर की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा वाटर दिखेगा या यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा वाटर दिख सकता है, दिखेगा ही। और यहाँ पर हमें कोई वाटर नहीं दिखा। पहली चीज तो हमें दिखेगा ये इन पॉट विद प्लांट, वाटर वेपर आर सीन ऑन द प्लास्टिक शीट। हम ये हमें पता ही है कि जो लीव्स होते हैं वो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी जो वाटर होता है वो इवेपोरेट करता है स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स के नीचे स्टोमेटा होते हैं। और यहाँ पर स्टिक रखी है तो यहाँ पर तो कोई वाटर लॉस होगा नहीं, तो हम यही कह सकते हैं इस पूरी एक्टिविटी में प्लांट लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, प्लांट लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन बाय लीव्स। थैंक यू।